तो दोस्तों, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि डेवलपमेंट की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है और इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग की इंडियन इकॉनमी कौन कौन से सेक्टर में डिवाइडेड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Hello guys and welcome back to class study. As you can see in this video lecture, we are going to cover a new and interesting chapter, that is sectors of the Indian economy. As you can see, ये क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है। चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट था जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है इसी चैनल पे। और आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बेसिक लेवल पे बात करें तो सेक्टर्स 3 हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर। तो चलिए बारी बारी इन तीनों सेक्टर्स को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसमें वो सारी एक्टिविटी आती है जो एकदम फंडामेंटल है और ये हमें नेचर से इंटरेक्ट करने पे ही पॉसिबल होती है ये सारी एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर इसी सेक्टर में आता है, इसीलिए हम लोग प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर। एज यू कैन थिंक कि काफ़ी ज़्यादा को रिलेट करने वाली चीज़ें हैं ये सारी। देख सकते हो किस प्रकार से खेती हो रही है और ये एक्टिविटी मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये आती है प्राइमरी सेक्टर में। ओके, अब इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जांपल तुम्हें और देखने को मिलते हैं। वो सारे जो एक्टिविटीज़ होती है जो डायरेक्ट नेचर से करने पे, नेचर से इंटरेक्ट करने पे पॉसिबल हो पाती है, वो सारी आती है प्राइमरी सेक्टर में। ओके, यहाँ पे लिखा नहीं है फिलहाल। अब इसके बाद वाले सेक्टर पे आते हैं, ये वर्क क्यों नहीं करता है कभी कभार। अभी आ गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर, इसमें क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब तक जितनी भी चीज़ें हमने प्राइमरी सेक्टर से ऑब्टेन की थी और यू कैन से एग्रीकल्चरल सेक्टर से ऑब्टेन की थी, उन सब चीज़ों पे अब फर्दर प्रोसेसिंग होने वाली है। अब वो फर्दर प्रोसेसिंग होती है हमारे सेकेंडरी सेक्टर में, इसीलिए हम लोग इस सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। देख सकते हो यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ये जो इंडस्ट्री है इसी में फर्दर प्रोसेसिंग होती है। तो वो सब चीज़ें अभी तुमको पता चल जाएगी। एक एग्जांपल देता हूँ। तो दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन ले लेते हैं। तो कॉटन कैसे ग्रो होता है, कॉटन पता ही है कैसे ग्रो होता है, वो सब हमने साइंस में पढ़ा है। तो कॉटन ग्रो हुआ, ये वाला प्रोसेस हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर में आता है और यू कैन से प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब इस पर थोड़ी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। अब ये जो कॉटन था इसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये होता है इंडस्ट्रीज में। फैब्रिक यू कैन से क्लोथ में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो सेकेंडरी सेक्टर वाले हैं यही थोड़ी वो क्लोथ को सेल कर देंगे। तो ये जो सेलिंग वाला प्रोसेस है ये हमारा आता है टर्शरी सेक्टर में। मार्केट में वो सारे कपड़े फिर सेल कर दिए जाते हैं। जो टर्शरी सेक्टर है ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है, दस इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें काफ़ी सारी सर्विस आती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, देख ही सकते हो इसमें मॉल्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें टर्शरी सेक्टर में आती है। टीचिंग भी टर्शरी सेक्टर में आता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की। उससे पहले मैं तुमसे जानना चाहता हूँ क्या तुम्हें ये वाला डाउट क्लियर है, और अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज़ यार वापस से इसको रिप्ले कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पे यही सारी फैसिलिटी है जो अवेलेबल है कि तुम इसको वापस से पीछे कर सकते हो और वापस से वो सारी चीज़ें सुन सकते हो। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की। अब ये क्या चीज़ होती है ये भी अभी तुम्हें थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा। तो जीडीपी और यू कैन से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जो फाइनल वैल्यू आई तीनों सेक्टर से, उन सब का एडिशन। अब ये मैंने क्या बोल दिया, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं कही, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो देखो, इसमें बेसिकली हम लोग ऐड क्या करते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो हम लोग फाइनल वैल्यू ऐड करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर पूरे ईयर का प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसी भी ईयर का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर की कुछ वैल्यू आती है जिसको हमने ए माना है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कुछ वैल्यू आती है जिसको हमने एम माना, और सर्विस सेक्टर की भी कुछ वैल्यू आती है जिसको हमने एस मान लिया। अब हम लोग जब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं तो जो वैल्यू हमें देखने को मिलती है उसी को हम लोग जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। आई होप कि तुम्हें मेरे एग्जाम्पल से थोड़ा समझ में आया होगा, हालांकि बस समझाने के लिए मैंने यूज़ किया है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि यार टर्शरी सेक्टर इतना ग्रो क्यों कर रहा है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 5 पॉइंट होते हैं, तो वही 5 पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगा।
तो दोस्तों, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो हम लोग तीनों सेक्टर की जो फाइनल वैल्यू है उसको ऐड कर देते हैं। दैट इज हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, इन तीनों की जो फाइनल वैल्यू है जैसा कि तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, इन तीनों को ऐड कर देते तो हमारी जीडीपी निकल के आ जाती है। तो तुमको एक फैक्ट बताऊं, ये जो जीडीपी है इसमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है हमारे टर्सरी सेक्टर का, और यू कैन से कि हमारी सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा जो है योगदान होता है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसके 5 पॉइंट्स हैं, और ये बेसिकली 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। मैं तुम्हें 2 बोनस पॉइंट बता रहा हूँ जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। तो देखो, जो टर्सरी सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल्स की और स्कूल्स की। अब मेरे कुछ दोस्त होंगे जो सोच रहे होंगे भाई ये स्कूल कुछ नाम सुना सुना लग रहा है, तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा तुम लोग बहुत पढ़ते हो यार, वेरी सीरियसली बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तुम लोग, मतलब बस 2 साल में स्कूल भूल गए, कोई बात नहीं। खैर, जैसे पुलिस स्टेशन वाली सर्विस भी हमें होती है प्रोवाइडेड, पुलिस वाली सर्विस और बैंक टाइप की सर्विस जिसमें हम लोग का जितना भी पैसा होता है सब जमा किया जाता है। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं वो जितने भी पीपल होते हैं उन लोग के लिए ज़्यादा प्रॉफिट करता है, तो इसी वजह से इन सर्विस की वजह से टर्सरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट ये है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं तुम्हें बता दूं, एक चीज़ और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो तीनों सेक्टर होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, लेकिन डिपेंड करते हैं। तो इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर और टर्सरी सेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कह सकते हैं। मैं इधर फिजिक्स वाला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो जैसे जैसे अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो गुड्स है और सर्विसेज है उसकी वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, उसी तरह जो टर्सरी सेक्टर है उसकी भी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो टर्सरी सेक्टर का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर, आई वांट टू से कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसकी वैल्यू का इम्पैक्ट पड़ता है टर्सरी सेक्टर पे, और ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं, जैसे जैसे लोग अमीर होते जाते हैं तो वो लोग पैसे उड़ाने लगते हैं, सॉरी पैसे स्पेंड करने लगते हैं। तो वो लोग पैसे बर्बाद कैसे, मतलब पैसों का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाके खाना पसंद करते हैं। हालांकि बाहर जाके खाना इस टाइम पे तो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि जान ही रहो कैसी सिचुएशन है। और दूसरी चीज़, वो लोग शॉपिंग मॉल में ज़्यादा जाते हैं, और कोई भी पिक्चर लगी हो, कोई भी पिक्चर लगी वो सब पिक्चर देखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा उन लोगों के पास। तो वो जितनी भी मूवीज़ है कोई मूवीज़ मिस नहीं करते, काफ़ी अच्छी लाइफ होती होगी ना उनकी, लेकिन कोई बात नहीं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं और हमको क्या, हम लोग तो बस पॉइंट पढ़ रहे थे। तो ये मैं बता दूँ, ये तीसरा पॉइंट है। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता रहता है तो उन लोगों की ख्वाहिश थोड़ी बढ़ जाती है और वो लोग पैसे बर्बाद, मतलब पैसे स्पेंड करने पे तुल जाते हैं। तो वो लोग अपना पैसा स्पेंड करते हैं, तो इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज की और ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट, और मैं मॉल का एग्जांपल ले सकता हूँ, सिनेमा हॉल का एग्जांपल ले सकता हूँ। वो लोग डिनर करने 4 स्टार में थोड़ी जाएंगे, 5 स्टार में जाएंगे। तो अब जो चौथा पॉइंट है वो ये है। तो दोस्तों, ये जो हमारा चौथा पॉइंट, सॉरी मेरे ख्याल से 5वां है क्या, नहीं 4था है। तो जैसा कि मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप कर रही है, या कह सकते हो जो हमारा वर्ल्ड डेवलप कर रहा है, तो उसमें कुछ नई नई चीज़ें इन्वेंट होती जा रही है। उसी चीज़ का एग्जाम्पल है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो फर्दर इन्वेंट की जाती है, और ये सारी चीज़ें भी हमारी टर्सरी सेक्टर में ही आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमारे आईसीटी में आती है। तो ये तुम जान ही सकते हो कि टर्सरी सेक्टर पे जैसे जैसे जो चीज़ नहीं आती जाएगी तो सर्विस प्रोवाइड करेगा, और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद फाइनल ईयर में, मतलब हर ईयर में कुछ वैल्यू होगी। तो आईसीटी का भी उसमें एक योगदान होता है। ये जो नई चीज़ आई है इसकी वजह से जो टर्सरी सेक्टर है वो थोड़ा और ग्रो करता है। तो तुम्हें 4 पॉइंट मैंने बता दिए। अब जो 5वां पॉइंट है ये ध्यान से सुनना। ये 5वां पॉइंट है हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन की कहानी। ये तुम कह सकते हो एक बोनस पॉइंट है। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसका इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, और मैंने तुम्हें बता दिया एग्रीकल्चरल सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्विस सेक्टर। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि टर्सरी सेक्टर एकदम कांस्टेंट रहेगा, उसमें भी इंक्रीमेंट होगा।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे जैसे बूस्ट करता है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को, तो वही जो उस बूस्ट का जो इम्पैक्ट है वो हमारे टर्सरी सेक्टर में भी देखने को मिलता है। अब ये मैंने तुम्हें बता दिए 5 पॉइंट, उदास होने वाली बात नहीं है। मैं तुम्हें सारे 5 पॉइंट मतलब ऐसे रिटर्न भी बता दे रहा हूँ, एज अ रिटर्न। तो तुम देख सकते हो ये 5 पॉइंट है, सॉरी 4 पॉइंट है। जो 5वां पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन वाला, वो मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, तो इसमें तुम वो वाला पॉइंट ऐड कर लेना, वो वैसे बोनस पॉइंट है। वैसे बेसिकली 3 मार्क्स का आता है, तो इस पर तो तुम 3 लिख सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ से याद करके जाओगे 3 पॉइंट्स, एग्जाम में तुम्हें याद रहेंगे 2 पॉइंट, लिख पाओगे केवल 1 पॉइंट और नंबर मिलेगा तुम्हें 0। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है तुम्हें। अब हम लोग बात करने वाले हैं शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट। तो भाई साहब मतलब एम्प्लॉयमेंट में कैसे होता है शेयर, तो अब हम लोग वो देखने वाले हैं। कौन कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों बस अब हमें ये ग्राफ देखना है। ये सारा टॉपिक अब थोड़ा इजी टाइप का है। अगर तुम्हें अभी तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि फर्दर तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न मेरे ख्याल से होगी तो नहीं। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर ब्लू वाले कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर को रेड कलर रिप्रेजेंट करता है, और ग्रीन वाला हमारा टर्सरी सेक्टर है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड कराता है। प्राइमरी सेक्टर में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और यू कैन से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि फार्मर हैं। तो ये जो फार्मर वाली कैटेगरी है ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। और फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर देख सकते हो बहुत कम, मतलब सबसे कम सेकेंडरी सेक्टर है। और उसके बाद मिडल में आता है हमारा टर्सरी सेक्टर, जिसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी। ये चीज़ हमने देखा कि जो टर्सरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा शेयर प्रोवाइड करता है। वही सेम कलर अभी इस वाले ग्राफ में भी हम लोग का है। तो देख सकते हो ग्रीन वाला हमारा टर्सरी सेक्टर है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है हमारी जीडीपी में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड नंबर पे आता है प्राइमरी सेक्टर। तो आई होप कि तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि ये चीज़ तुमने नोटिस भी किया होगा कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी फाइनल वैल्यू जो है वो काफ़ी कम आती है। एज यू कैन कंपेयर ऑल्सो, तो तुम देख सकते हो कितने लोग इन्वॉल्व हैं सेकेंड प्राइमरी सेक्टर में, बट इनकी जो वैल्यू है ये कितनी कम आती है। आई होप कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा पीपल इन्वॉल्व क्यों है जबकि इनकी इनकम भी उतनी नहीं हो पाती। तो उसके रीज़न भी 3 है, वो 3 पॉइंट मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो देखो पहला पॉइंट ये कहता है कि जो हम लोग की सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है ये ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कर ही नहीं पाता है। काफ़ी कम जॉब्स अवेलेबल होती है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, इसलिए लोग डिग्री ले लेकर जो है ना खेती बाड़ी करने लग जाते हैं, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में चले जाते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब जो दूसरा पॉइंट ये है कि देख लो क्या लिखा गया। पहले तुम लोग, मैं चाहता हूँ ना तुम लोग एक बार इसको पढ़ लो, फिर उसके बाद तुम लोग एक बार प्लीज़ यार पॉज करके इसको पढ़ लेना, फिर उसके बाद जो चीज़ मैं तुम्हें समझाऊंगा थोड़ा समझ में आएगा। वैसे इधर 2 पॉइंट ही लिखा गया है, बट अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाता है तो तुम लोग क्या करोगे, तो इसके लिए भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं तुम्हें एक बुलेट पॉइंट भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आई होप कि तुमने पॉज करके पढ़ा होगा। अब ये जो दूसरा वाला पॉइंट है इसमें क्या कहा जा रहा है मैं तुम्हें ये भी समझा देता हूँ। तो देखो इसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में ही काम करना मतलब मजबूरी है, काम करना पड़ता है। तो प्राइमरी सेक्टर में जो है ना हम लोग को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अगर तुम भूल गए हो जो पिछले क्लास में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाया गया था, तो मैं वापस याद दिला दे रहा हूँ। जैसे मान लो सपोज करो कि एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसमें ज़रूरत है केवल 10 एम्प्लॉयज़ की, लेकिन वहाँ पर 12-15 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो वो जो 2-5 एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग तो एक्स्ट्रा है ना, उनका कोई काम भी नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो टर्सरी सेक्टर हो गया और जो सेकेंडरी सेक्टर हो गया, इन सब में ज़्यादातर स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं और एजुकेटेड लेबर चाहिए होते हैं। तो ये जो स्किल्ड और एजुकेटेड लेबर है ये ज़्यादातर होते नहीं हैं, तो उन लोग को मजबूरी में प्राइमरी सेक्टर में ही गुजारा करना पड़ता है। आई होप कि तुम्हें ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम लोग का एक और क्वेश्चन आता है, ये बेसिकली इसमें ज़्यादातर तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो तुम लोग तो समझ ही चुके होंगे कि अब हम लोग की क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस इसी के साथ साथ हो रही है।
तो मैं क्वेश्चन वाला लाऊंगा भी, क्वेश्चन के लिए वीडियो होगा अलग से। बट फिलहाल जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है, अब हम लोग इसे मिस क्यों करें जब सब कुछ बना बनाया। तो इसमें कुछ इसके कुछ 5 पॉइंट हैं, वो 5 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या है। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जॉब्स को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी तुम्हारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, तुम 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। तो मैं तुम्हें 5 पॉइंट बता दे रहा हूँ, 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा भी बता दूंगा, उसको तुम लोग एक्स्ट्रा समझ के याद कर लेना। अगर वो याद रहता है एग्जाम के टाइम पे तो वो लिख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हें 5 पॉइंट लिखने हैं अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो, और 3 मार्क्स का आएगा तो 3 पॉइंट लिखने हैं। अब ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स का आया और 3 पॉइंट लिख दोगे, तो ये काफ़ी नहीं है यार, समझो ना तुम लोग। पाँचों याद करो, और अगर पॉसिबल है तो जितना मैं बताऊँ सब याद करो। तो देखो, पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर हम लोग फार्मर्स के लिए डैम्स बनाएं और कैनल बनाएं, तो ये सारी चीज़ें वाटर प्रोवाइड करेंगी, और फार्मर्स को बेसिकली वाटर चाहिए होता है। तो इसलिए जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है इसमें हम लोग और जॉब क्रिएट कर सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग एम्प्लॉय हो जाएंगे इसमें। अब दूसरा पॉइंट कहता है क्या? ओह माय गॉड। तो देखो, दूसरा पॉइंट क्या कहता है हम लोग से। तो फार्मर्स लोगों की बेसिकली समस्या होती है मनी से रिलेटेड। तो अगर हम लोग उनको क्रेडिट प्रोवाइड कर सके और क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके, तो इससे भी जो है ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। आई होप कि तुम्हें ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। तो एक चीज़ और जो हमारे तीसरे पॉइंट में लिखा गया है वो ये है कि अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और स्टोरेज फैसिलिटीज़ पे थोड़ा पैसा स्पेंड करते हैं तो इधर भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है। तो देखो, अब यहाँ पे चौथा पॉइंट एक डिमांड के टाइप में तुम लोग कह सकते हो। तो ये चौथा पॉइंट ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट या फिर बैंक अगर फार्मर्स को थोड़ा चीप रेट पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए थोड़ा क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती है या लोन प्रोवाइड कर सकती है, तो इससे भी थोड़ा एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा। और चौथी चीज़ ये है, टेक्निकल ट्रेनिंग हो गया या वोकेशनल गाइडेंस हो गया। अगर ये सब अगर हम लोग यूथ को प्रोवाइड करते हैं तो उससे वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इधर से क्रिएट हो सकती है। और नरेगा, आई होप कि तुम्हें पता होगा इसका फुल फॉर्म। तो जो नरेगा है वो भी शॉर्ट टर्म जॉब प्रोवाइड कराता है। वैसे नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें बेसिकली जॉब प्रोवाइड किया जाता है, या तुम कह सकते हो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, इसको इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये तुम एक एक्स्ट्रा पॉइंट के नाम से जान सकते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, जो ट्रांसपोर्ट टूरिज्म वाला जो सिस्टम है इसमें 35 प्लस लाख, मतलब 35 लाख से ऊपर के जॉब क्रिएट किए जा सकते हैं इसमें, टूरिज्म में केवल। और एजुकेशन सेक्टर में भी 20 लाख जॉब क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये तुम एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में जानते रहना। फिलहाल हमारे ये वाला जो क्वेश्चन है ये अब हम लोग समझ चुके हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका मेथड क्या है। अब हम लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करने वाले हैं। यार क्या हो रहा है ये। तो देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी अच्छा होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ होगी। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसमें उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होगी। तो जी हाँ, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही, यही सारी चीज़ें हैं। अब देखो हम लोग कितनी सारी चीज़ें रिलेट करके समझ जा रहे हैं ना, मतलब इतना इजी टॉपिक है ये। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं पहले पॉइंट पे। पहले पॉइंट में लिखा गया है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है। बट अगर हम लोग ऑन अदर हैंड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती है। मतलब तुम लोग कह सकते हो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में राम भरोसे चल रहा होता है सब कुछ। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो जॉब सिक्योरिटी है, कुछ भी करो तुम्हें जॉब से थोड़ी निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की दूसरे पॉइंट पे आए, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डेली वेजेस की बेसिस पे पैसे दिए जाते हैं। मतलब डेली वेजेस तुम कह सकते हो, जैसे लेबर होते हैं उन लोग को डेली, मतलब क्या कहते हो इसको यार हिंदी में, अभी यार एट द टाइम मुझे याद नहीं आ रहा। बट तुम लोग ऐसा समझ सकते हो डेली वेजेस रोज़ का रोज़ उनको सैलरी मिल रहा है। और अगर हम लोग मंथली की बात करें तो मंथली वाली सैलरी में इसमें थोड़े रूल्स होते हैं। तो मंथली वाली सैलरी में कभी कभी लेट मिलता है पैसा, तो कभी जल्दी मिल जाता है, ज़्यादातर लेट ही मिलता है, कौन जल्दी पैसा देता है यार। और वहीं अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो इसमें तुम लोग पॉइंट ही पढ़ सकते हो, इसमें रेगुलर बेसिस पे मंथली इनकम मिल जाती है। तो मंथली इनकम जैसे ही मंथ एंड होता है पैसे मिल जाते हैं डायरेक्ट।
अब अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में तुम लोग देख सकते हो, जब इतनी सारी फैसिलिटी हो रही है थोड़ा डिसिप्लिन तो होगा ही, तो इसमें थोड़े रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। इसका मतलब यार हम लोग का स्कूल ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है? तो नहीं यार, स्कूल ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आता, उन लोग का तो बस ऐसा ही है, रूल्स और रेगुलेशन। तो स्कूल दूसरी चीज़ है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वो तो अभी खाली टाइम है नहीं तो डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल देखो, रूल्स और रेगुलेशन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉलो नहीं किए जाते हैं। मतलब जैसे जो लेबर हो गए, वो कभी जाएंगे तो कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको तो डेली वेजेस मिल रहा है ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है, जिस दिन नहीं जाओगे उस दिन का सैलरी वैसे ही कट जाएगा। अब देखो इसमें तीसरे पॉइंट में ऐसा लिखा गया है कि जो वर्कर होते हैं उन लोगों को थोड़ी बेनिफिट भी मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसा कि अगर उन लोग को छुट्टी चाहिए तो छुट्टी में भी उनको पैसे मिल रहे होते हैं, और कुछ मेडिकल बेनिफिट्स भी उन्हें मिल रहे होते हैं। जैसे कि अगर बुखार उखार है तो जो मेडिकल का जितना भी खर्चा है सब ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ से मिलेगा उसे। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता। अब तुम लोग पूछोगे क्यों, इसमें क्यों नहीं होता? तो अब यार तुम खुद ही सोचो, जैसे कि अगर एक लेबर की अगर बात करें, तो जब उसका काम हो जाता है तो वो तो चला जाता है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि वो आके बोलेगा कि मैंने आपका घर बनवाया था, अब जो है ना मुझे छुट्टी चाहिए तो मुझे पैसा आप दोगे। तो ऐसा थोड़ी होता है यार, मतलब कोई ऐसा थोड़ी कर सकता है। तो अगर हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, तो इसमें जो वर्किंग आवर्स होता है वो पहले से ही फिक्स किया जाता है। अगर कोई इंसान थोड़ा ज़्यादा वर्क कर देता है तो उसको ओवर टाइम के रूप में थोड़ा और पैसा मिल जाता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। जो वर्कर्स होते हैं वो 10 से 12 घंटे काम करते रहते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी काम करते हैं। कुछ आलसी वर्कर्स होते हैं जो काम पहले ही छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन तब भी उनको पैसे मिल रहे होते हैं। अब वर्किंग हावर्स आर फिक्स्ड हियर, ये तो मैंने बता ही दिया तुम्हें यार, मैं भी ना। तो 5 पॉइंट इसमें आते हैं बेसिकली, तो चलो देखते हैं, वही 5 पॉइंट देख रहे हैं। तो देखो इसमें ये लिखा गया है, इसको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं। बट अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें इनफॉर्मल प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। और यू कैन से इधर फॉर्मल प्रोसेसेस अवेलेबल ही नहीं होते, इधर कोई ऐसा मतलब प्रोसीजर होता ही नहीं। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम लोग इधर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, काफ़ी फेवरेबल है ये हम लोग के लिए, और काफ़ी अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। वहीं अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ये फेवरेबल बिल्कुल नहीं है। अब इनमें से हमें कोई 5 पॉइंट लिखने हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा पॉइंट बताए मैंने, 5 6 7 पॉइंट। अरे यार ये क्यों वर्क नहीं करता है कभी कभी। अब हम लोग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो दोस्तों मैं पहले चाहता हूँ कि तुम लोग ये जो पॉइंट है, रुको मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देना, हाँ अब इसको थोड़ा पॉज करके एक बार पढ़ लो, क्योंकि जब पढ़ लोगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मैं तो तुम्हें पढ़ा ही रहा हूँ। और एक चीज़ और कि इतने छोटे टाइम में अगर तुम लोग थोड़ा रेस्ट चाहते हो तो यार मतलब इतने जल्दी कौन थकता है यार, अभी तो स्टार्ट किया हम लोग, तो इतना जल्दी थकने की आदत मत डालो, क्योंकि इसी साल हम लोग का बोर्ड है, मतलब हम लोग का बोर्ड है। तो सबसे पहले अगर बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर में जो मेन होता है वो गवर्नमेंट होता है, यानी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को हैंडल कर रहा होता है। और वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे टाटा, बिरला, अंबानी ये सब देखने को मिलते हैं, मतलब ये सारे लोग मेन होते हैं, मेन हेड होते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आएगा। अब जो सारी एक्टिविटी को पहले तुम लोग पढ़ चुके हो ना वैसे। ओ भाई ये क्या लिखा है यार, ये तो गलत लिखा है सेकेंड वाला पॉइंट। ये सेकंड वाला पॉइंट मेरे ख्याल से दोनों का एक्सचेंज हो गया है। हाँ यार एक्सचेंज हो गया है। तो मैं तुमको बता देता हूँ, इसको मत पढ़ना, ये वाला चीज़ गलत है। ये इसको तुम बी वाला जो पॉइंट है इसको दोनों से एक्सचेंज कर देना, सही होगा। मेरे ख्याल से ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, कोई बात नहीं। तो मैं तुमको तो बता ही रहा हूँ। तो जो पब्लिक सेक्टर होता है इनका मोटिव ये होता है कि इनको जो है ना पब्लिक मतलब कह सकते हो ये लोग पीपल को सर्व करते हैं। बट अगर वहीं हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उन लोग का मोटिव होता है पैसा कमाना। तो प्राइवेट सेक्टर पैसे के भूखे होते हैं और पब्लिक सेक्टर को पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। अब सबसे पहले इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं, यानी लास्ट वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में आता है रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस सर्विस, ये सारी चीज़ें जो हम लोग के लिए बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जैसा कि हमने देखा था सर्विस सेक्टर वाले में, काफ़ी एग्जाम्पल उधर भी देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें आती है पब्लिक सेक्टर में। और वहीं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को नाम से जानते हैं,
रिलायंस, ये सारी चीज़ें जो होती है ये प्राइवेट सेक्टर की होती है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। अब आते हैं सी और डी पॉइंट पे, ये दोनों क्या है। और मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है ना एक्सचेंज हो गया है। तुम लोग खुद ही पढ़ो, समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है यार, इधर लिखा है जो पब्लिक सेक्टर है उन लोग का मोटिव होता है मनी कमाना। यार कोई भी बोल देगा पब्लिक सेक्टर का ऐसा थोड़ी मोटिव होता है। ये मेरे ख्याल से एक्सचेंज हो गया। ओके, आई होप कि तुम इसको सही कर लोगे। अब हम लोग सी वाला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। तो देखो इसमें जो सी वाला पॉइंट है, इसमें ये लिखा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर है उन लोग का जरिया होता है रेवेन्यू, मतलब टैक्स लेने का। तो ये लोग टैक्स कैसे लेते हैं, जैसे ड्यूटी और पेनाल्टी, इन सब चीज़ों पे पब्लिक सेक्टर वाले टैक्स लेते हैं। बट अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इन लोग का टैक्स लेने का तरीका होता है इशूइंग शेयर्स। ये लोग शेयर को इशू कर देते हैं डिबेंचर्स के थ्रू। और ये लोग मेन जरिया तो मेरे ख्याल से ये लोन वाला होता है भाई साहब। तो ये लोन ले लेते हैं, मतलब टेकिंग लोन्स, मतलब जैसे लोन नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो वो सारी चीज़ें आती हैं। देखो मैंने तुमको ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर दी। अब हम लोग का आता है डी वाला पॉइंट। तो डी वाला पॉइंट तुम लोग देख सकते हो क्या लिखा गया है, मेरे ख्याल से तुम लोग पढ़ चुके होगे। तो जैसा कि मैं अगर बात करूँ पब्लिक सेक्टर की, तो आई होप कि तुम्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला कुछ चीज़ें याद होगी जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा चुका हूँ तुम्हें। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना, उसको तुम लोग थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि वही सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पब्लिक सेक्टर में भी देखने को मिलती है। जैसा कि ये जो डी वाला पॉइंट है, इसमें लिखा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, होम अलाउंस, ये सारी चीज़ें। रिटायरमेंट के बाद थोड़ी बेनिफिट होती है, जैसे कि पेंशन वाली। और वहीं अगर ये प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसमें सैलरी पैकेज दिए जाते हैं, जैसे सैलरी पैकेज बोल दिया जाता है कि ये तुम्हारा 1.5 लाख का पूरा सैलरी पैकेज है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर में, तो इसमें रिटायरमेंट के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुमको पेंशन मिलेगा। अब थोड़ी मुकेश अंबानी अपने पॉकेट से तुम लोग को पैसा देगा रिटायरमेंट के बाद, जबकि तुम लोग कोई काम नहीं कर रहे हो। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो रेलवेज, वाटर इन सब टाइप की जो सर्विसेज होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी पब्लिक सेक्टर क्यों प्रोवाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं प्रोवाइड करती है ये सारी चीज़ें। तो पहली जो बात, तो देखो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बेसिकली 3 ही पॉइंट्स होंगे। तो वही 3 पॉइंट्स हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है उन लोग का मोटिव होता है पैसा कमाना, इस वजह से वो लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करने वाले भी नहीं हैं। इन केस उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया इतना सारा, तो वो लोग एक रीज़नेबल कॉस्ट भी लेंगे। जैसे अगर हम लोग नॉर्मल जैसा इलेक्ट्रिसिटी आजकल यूज़ कर रहा है उतना यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी कॉस्ट अराउंड 50,000 वो लोग ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्राइवेट सेक्टर ये सब चीज़ प्रोवाइड नहीं करता है। और जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो फार्मर और कंज्यूमर को थोड़ी सपोर्ट करेंगे। उन लोग का मोटिव तो पैसा कमाना है, वो पैसा कमाएगी। लेकिन वहीं अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर जो फार्मर्स और कंज्यूमर है इन लोग को मतलब सपोर्ट करती है, क्योंकि इन लोग का तो जॉब ही यही है, वो पीपल को सर्व करना इनका जॉब होता है। तुम लोग देख सकते हो जो पब्लिक सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करती है और उतना कॉस्ट भी नहीं लेती, और साथ ही साथ फार्मर्स और कंज्यूमर को सपोर्ट करती है। बट प्राइवेट सेक्टर ये सारी चीज़ें नहीं करता, इस वजह से वो लोग इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, इन सब चीज़ों पे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। बाय दिस वीडियो लेक्चर इज़ गोइंग टू बी एंड, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए एंजॉय करो, सेफ रहो, बाय।